साथियों, आज हम देखने वाले हैं मूल विधि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए इस टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्या है, अपराध है। ये धारा किस धारा में लिखा है? धारा 3 में लिखा है। तो चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक ये पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ था 20 मई 1961 को। कब पारित हुआ? 20 मई 1961 को। फिर लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को। इसमें टोटल 0 अध्याय हैं और 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं। उसके धारा नंबर 1 पे चलते हैं कि धारा 1 क्या कहती है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत। प्रारंभ कब से हुआ? 1 जुलाई 1961 की तरफ। धारा 2 पे चलते हैं। धारा 2 पे चलते हैं कि धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 कहती है दहेज की परिभाषा। धारा 2 क्या है? दहेज की परिभाषा। दहेज एक ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय या विवाह के बाद या विवाह के पहले, मतलब विवाह के समय दी जाए या विवाह के बाद दी जाए या विवाह के पहले दी जाए, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्षकार या एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्ष के माता पिता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, ठीक, या दिए जाने का करार किया जाता है, वो क्या है? दहेज है। अब बात करते हैं मेहर क्या होता है दोस्तों? एक मुस्लिम समुदाय में प्रथा होती है मेहर की। तो मेहर जो होता है दहेज के अंतर्गत नहीं आता। मेहर दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। लिखा है एक धनराशि जो वर या वर के पिता द्वारा वधू को दी जाती है, ये क्या है? मेहर। यह मुस्लिम जाति से संबंधित है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या चलते हैं? इससे इम्पोर्टेंट एक केस है। वो केस कौन सा है कि हरबंश सिंह बनाम गुरशरण 1989 का केस। हरबंश सिंह बनाम गुरशरण। इस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां पर मांग क्या है? एक अपराध है। मांग क्या है? अपराध है। धारा 3 क्या कहती है कि दहेज लेने या देने के लिए वह दंड का भागी हुआ। दहेज लेने या देने के लिए वह दंड का भागी होगा। मतलब क्या है इसका? इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई दहेज लेता या देता है तो वह क्या होगा? दंड का भागी होगा। दंड कितना है? 5 वर्ष की जेल या 15,000 का जुर्माना या दहेज के बराबर वो जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आइए चलते हैं अगले। कोई भेंट जो बिना मांगे वर को या कोई वस्तु मिलती है या वधू को मिलती है या वर को मिले, किसी को मिले, तो वह दहेज के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। तो इसी प्रकार जो मेहर अभी हमने पढ़ा था, मेहर दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। मेहर दहेज के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। अब बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 क्या कहती है हमारी? दहेज मांगने के लिए दंड। दहेज मांगने के लिए दंड। यदि कोई दहेज मांगता है तो उसके लिए क्या दंड है? जुर्माना 1,000 रुपये तक, जेल कितनी होगी? 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक, या दोनों से दंडित उसको किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अगले पेज पे चलते हैं कि धारा 4 का ए क्या कहती है? 4 का ए कहती है कि विज्ञापन पर पाबंदी।
क्या कहते हैं, विज्ञापन पर पाबंदी। मतलब कोई व्यक्ति अपने बेटा बेटी रिश्तेदार से विवाह के बदले समाचार पत्र या अन्य माध्यमों में विज्ञापन द्वारा संपत्ति या धन देने का कोई व्यक्ति वादा करता है। जैसे क्या होता है कि आपने पेपर में निकलवा दिया कि जो व्यक्ति इससे शादी करेगा उसको हम इतना रुपया देंगे, इतना पैसा देंगे, तो उसके लिए दंड क्या है, 6 माह से 5 वर्ष तक की जेल और 15,000 तक का जुर्माना। दोस्तों आगे चलते हैं धारा 5 की तरफ। धारा 5 क्या कहती है कि दहेज लेने व देने के करार क्या होंगे, शून्य। 5 में क्या है, दहेज लेने व देने के करार शून्य है। मतलब आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते दहेज नहीं दिया तो। मतलब इसे आपने क्या कहा, शादी कर लो आप हमसे, हम बाद में आपको दहेज दे देंगे। बाद में आप कोर्ट से ले गए कि हमको शादी किया दहेज नहीं दिया, तो कोर्ट जो है इसके करार क्या है, शून्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चले चलते हैं अगले पॉइंट में। दहेज मृत्यु किसे कहते हैं, इसका उल्लेख जो है बीएनएस की धारा 80 में है। तो दहेज मृत्यु कहते किसे हैं, आइए देखते हैं कि वह मृत्यु जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर होगी। मतलब अगर किसी महिला की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर होगी, किन कारणों से, कैसे, जलाकर, शारीरिक चोट पहुंचाकर या मृत्यु कारित की जाए, या असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाए, असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाए। अच्छा, ऐसी मौत मान लो हो जाए, लेकिन उसके पहले अगर दहेज की मांग की गई होगी या उसके पहले उसके साथ क्रूरता की गई होगी, तो वह दहेज हत्या में आएगा, वरना दहेज हत्या में वो नहीं आएगा। तो अगले पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, आगे चलते हैं। धारा की 6 क्या कहती है, धारा 6 कहती है कि दहेज का उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, दहेज का उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। मतलब क्या, शादी में कन्या को मिलने वाले सामान पर वधू या उसकी संतानों का अधिकार होगा। मतलब शादी में जो कन्या को दहेज मिलता है उस पर किसका हक होगा, या तो उसका होगा या तो उसकी संतानों का होगा। यदि वधू से अलग कोई भी व्यक्ति इसको लेता है तो वह 3 माह के अंदर उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं धारा 7 की तरफ। धारा 7 क्या कहती है, अपराधों का संज्ञेय, अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, दहेज की सुनवाई कौन करेगा आखिर, तो आखिर महानगर है तो महानगर का मजिस्ट्रेट करेगा, अन्य जगह है तो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। सुनवाई कब करेगा सुनवाई, यदि उसे जानकारी होती है तो उस पर भी सुनवाई कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट करे तो उसके आधार पर सुनवाई करेगा वो। पीड़ित व्यक्ति अगर याचिका करे तो उसके मतलब आधार पर करेगा। या कोई कल्याणकारी संस्था या संगठन, उस संस्था कौन सी होनी चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर वो याचिका करती है तो उस पर जो है कार्यवाही की जा सकती है। धारा 8 क्या कहती है दोस्तों, अपराधों की प्रकृति, अपराध कैसे होंगे, तो इस एक्ट के अंतर्गत अपराध जो होंगे संज्ञेय अपराध होगा। मतलब संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, जिन बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाती है वे अपराध संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। या इसको हम बोलते हैं जिनमें 3 वर्ष से ज़्यादा जेल हो, वे क्या अपराध हैं, संज्ञेय अपराध हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें और पॉइंट ऑफ नोट करिए, यह अपराध गैर जमानती है। मतलब इसमें जमानत नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, मतलब सुलह दोनों पक्षों में नहीं होगा, अमानवीय होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है कि 8A धारा क्या कहती है, धारा 8A क्या कहती है कि धारा 3-4 के तहत अगर आरोपी है तो उस व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने आप को निरपराधी साबित करे। मतलब दहेज लेने या देने का दोषी अगर है
तो क्या है, उसको स्वयं की जिम्मेदारी है कि वह अपने आप को निर्दोष साबित करे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। धारा 8B क्या कहती है? 8B कहती है डीपीओ के बारे में। 8B क्या कहती है? डीपीओ मतलब दहेज प्रतिषेध अधिकारी। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेगी। कितने? जितने चाहे। अब बात करते हैं डीपीओ के कार्य एवं शक्ति की। डीपीओ का क्या कार्य है कि इस एक्ट के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी देख रेख करना, दहेज लेना व देना, इसकी मांग को रोकना, ठीक, दहेज के आरोपी के संबंध में साक्ष्यों को एकत्र करना, ये भी डीपीओ का काम है। और राज्य सरकार को द्वारा दिए गए कार्य, ये भी डीपीओ का कार्य है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट एक है, देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, डीपीओ की सहायता के लिए एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकती है। कौन? सरकार। तो इसमें सदस्य कितने होंगे? 5 सदस्य होंगे। क्वेश्चन से डायरेक्ट आता है कि डीपीओ के लिए सहायता के लिए जो सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्य कितने होते हैं? 5। इसमें कम से कम 2 महिलाओं की आवश्यकता, मतलब 2 महिलाएं जरूरी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो राज्य सरकार डीपीओ को पुलिस अधिकारी की शक्ति दे सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 9 की। इसमें कुल 10 धाराएं हैं, इसमें हम धारा नंबर 9 देखने वाले हैं। धारा नंबर 9 क्या है? नियम बनाने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो इस एक्ट के संबंध में समस्त शक्तियाँ कुछ को छोड़कर केंद्र सरकार पर, कुछ को छोड़कर जैसे डीपीओ की किसकी शक्ति है? राज्य सरकार की शक्ति है। बाकी सभी क्या है शक्ति? केंद्र सरकार की शक्ति है नियम बनाने की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं धारा 10। धारा 10 क्या है हमारी? राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, कि राज्य सरकार क्या क्या नियम बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो 10 धाराएं हो गई। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।